वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश भारत पर जो ताज क्राउन का शासन चला, उसके अंतर्गत जितने भी चार्टर एक्ट अधिनियम बने हैं उसको देखेंगे। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने भी चार्टर एक्ट और अधिनियम बने उसके अंतर्गत उसकी विशेषताओं को देखे, उसके प्रावधान को देखे। अब हम आज की कक्षा में देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये यहाँ से ताज का जो शासन है, क्राउन का जो शासन है, वो इसके अंतर्गत लगभग 1857 से 1947 तक, मतलब भारत के आज़ाद होने तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहेगा भारत पर। उसके बाद ये जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम बना, ये 1857 की क्रांति जो थी उसी की देन थी। उसी के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश क्राउन जो है इस अधिनियम को पारित की। जो भारत का जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। इसके बाद इसमें हम देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। उसमें हम देखेंगे पहला भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 ये बना 1857 की क्रांति के प्रतिक्रिया में। की प्रतिक्रिया में उसके बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। वैसे इसमें क्या है, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके देखें हम, तो अगर हिस्ट्री में जाए 1857 क्रांति तो इसमें थोड़ा लंबा खिंच जाएगा लेक्चर। हम इसको सिर्फ इसकी प्रशासनिक, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, सिर्फ यही देखेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हिस्ट्री की कक्षा में देखेंगे। जिसमें हम इसमें देखें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर थे, गवर्नर के क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्ति को ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। जैसे क्षेत्र, गवर्नर की जो शक्ति थी, इसमें गवर्नर की शक्ति, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्ति को ब्रिटिश सरकार के पास हस्तांतरित कर दिया गया। जो जितने भी शक्ति क्या थे कंपनी के पास था, वो सब सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। भारत का शासन सीधे महारानी के हाथों में, महारानी जो विक्टोरिया थी उनके हाथों में भारत का प्रशासन सीधे अब महारानी के हाथों में, भारत का प्रशासन अब सीधे महारानी के हाथों में। उसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय। वायसराय कर दिए, वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो नाम था उसका नाम, उसके पद को बदल दिया गया, उसको वायसराय के नाम से जाना गया। उसके बाद ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ये जो है वायसराय जो था ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन प्रणाली में कौन कौन से थे? द्वैध शासन प्रणाली में, इसको द्वैध शासन प्रणाली कैसे कहते हैं? एक नियंत्रण बोर्ड था, एक नियंत्रण बोर्ड था, उसके बाद एक निदेशक कोर्ट था। एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक कोर्ट था। यहाँ से कंपनी के शासन समाप्त हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन आया। वो अपने तरीके से इसमें बदलाव की। उसके बाद नए पद भारत के राज्य सचिव का, यहाँ देखते हैं, नए पद का सृजन किया गया। एक नए पद का सृजन, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान थे? भारत के राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति, भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति, इनके अंतर्गत। उसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 संसदीय परिषद का गठन किया गया। सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन। परिषद का अध्यक्ष सचिव को बनाया गया। इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन था? सचिव।
यही सचिव, जो भारत के राज्य सचिव थे, उनको ही इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इसको क्या था? भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। नोट करके लिख लीजिए, नोट, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। उसके बाद इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार की प्रणाली को भी किसी तरह से नहीं बदला। नोट 2 करके लिखिए, इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार सरकार की प्रणाली को किसी भी तरह से नहीं बदला। किसी भी तरह से नहीं बदला। अब इसके पीछे क्या तर्क है? इसने इतने सारे परिवर्तन किए, ये क्यों नहीं किए? सरकार की जो मेन बॉडी तो यही है, कि जो प्रणाली है, मेन चीज़ तो वही है, क्यों नहीं बदला? क्योंकि देखिए, मारने का, ऐसे कहते हैं ना कि कैसे आप, कुछ लोग थप्पड़ से मारते हैं, कुछ लोग चप्पल से मारते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं मारने के। जो तरीका उसका था, कंपनी का था, वही तरीका इनका भी है। वो भी लूट रहा था, इनका भी सिर्फ लूटने का ही यहाँ पे प्रावधान था। ये इनका उद्देश्य नहीं था कि भारत का विकास हो, भारत में औद्योगिक विकास हो, हर तरह से, हर क्षेत्र से, जहाँ से जैसे पाए, कंपनी ने भी लूटा, ये भी। इसीलिए इन्होंने ये प्रणाली नहीं बदली। हथियार सिर्फ चेंज हुआ था, मारने की प्रक्रिया नहीं बंद हुई थी। वो भी मार रहा था और ये भी, सिर्फ हथियार चेंज किए हैं बस। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है 1861 का परिषद अधिनियम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 1861 का परिषद अधिनियम। का परिषद। का परिषद अधिनियम। इसमें क्या है? 1857 की क्रांति के बाद उन्हें लगा कि 1857 की क्रांति के बाद जैसे देखिए, इसमें जितने भी आगे परिवर्तन आएंगे वो 1857 की क्रांति को केंद्र में रखकर ही पॉलिसी बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से विद्रोह क्रांति हुई थी, ब्रिटिश कंपनी हो या ब्रिटिश सरकार हो, वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह से भी क्रांति हो सकती है, इस तरह से भी विद्रोह हो सकता है। इसलिए वो उनको केंद्र में, क्योंकि अब देखिए, उनको लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत पे शासन करने के लिए हमको भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। बिना उनके सहयोग के अब हम भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आगे आने वाला जो प्रतिक्रिया है, जो जवाब मिलेगा उनको 1857 के क्रांति से कहीं बढ़कर मिलेगा जवाब। क्योंकि उन्होंने एक बार देख लिया था
और इसमें अब प्रावधान में इसमें देखेंगे 1857 क्रांति के बाद उन्हें लगा कि अब भारत पर शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अब भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें हम देखें, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करना, भारतीय शामिल करना, सचिव भारत को गैर सरकारी सदस्य के रूप में, भारतीय को गैर सरकारी सदस्य के रूप में परिषद में नामांकित कर सकता था। जो सचिव था, सचिव भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इसी के तहत सचिव जो कैनिंग था 3 भारतीयों को नियुक्त किया। इसी के तहत सचिव 3 भारतीयों को नियुक्त किया, जिसमें पहला बनारस के राजा और पटियाला के राजा, तीसरा है सर दिनकर राव। इन सबको विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में मनोनीत किया। पुनः मद्रास और बम्बई, जो पिछले हम देखे थे, मद्रास और बम्बई जो पिछले सेशन में हम लोग देखे थे, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के जो विधायी शक्तियाँ थी गवर्नर जनरलों की, उनको क्या हटा दिया था एक्ट के द्वारा। अब इसमें पुनः किसके पास आएगा? सचिव के पास आएगा। मद्रास और बम्बई, पुनः मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के विधायी शक्ति को विधायी शक्ति दी गई और यही विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से विकेंद्रीकरण की शुरुआत। जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसी में देखेंगे विधान परिषद की स्थापना हुई। कहाँ पर? पहला बंगाल में 1962,
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1966 और पंजाब 1897। ये 1866 है, 1866 नॉट 1962। 1862, 1866 और 1897। ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। कई बार एग्जाम पूछा, इसका क्रम पूछ लेगा या पूछ लेगा सबसे पहले कौन से प्रांत में विधान परिषद की स्थापना हुई या गठन किया गया। ये 1861 के चार्टर या परिषद अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई या गठन किया गया। फिर 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई या स्थापना हुई 1859 में। 1959 में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना, पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? इसके परिषद का एक सदस्य, इसका मतलब क्या है? परिषद का एक सदस्य, एक से अधिक सरकारी विभागों में, एक से अधिक सरकारी, एक से अधिक सरकारी विभागों में कार्य कर सकता था। 1959 में पोर्टफोलियो की स्थापना हुई, जिसमें एक भी सदस्य, जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप किसी अन्य ऑफिस में भी नियुक्त हो सकते हो, कोई और पद धारण कर सकते हो। वो पद धारण करते हुए भी साथ साथ दोनों चल सकता है। जैसे इलेक्शन होता है, एक नेता एक जगह से, एक नेता वही नेता फिर दूसरे राज्य से भी चुनाव लड़ सकता है। अब कहीं से वो जीते, उसकी मर्जी। अगर दोनों जगह जीत जाए तो उसको एक चुनाव करने के लिए वो स्वतंत्र है, कहीं से भी वो अपना एक छोड़कर एक पर जा सकता है। यही है इसमें लेकिन ये नहीं है कि एक जगह अगर पद लिया, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और एक कंपनी ये है, कोई पद यहाँ पर आप स्थापित हैं, यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका पद धारण कर सकते हैं। यहाँ पर भी बने रहेंगे आप, यहाँ पर भी बने रहेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर आप बने हैं, यहाँ पे चले गए तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। दोनों एक साथ दोनों जगह आप नियुक्त हो सकते हैं। यही है पोर्टफोलियो प्रणाली। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें और क्या है। इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, इस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका लाभ उठा रहा है, इसे जो है विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। वायसराय
को आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। वायसराय के पास आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति, बिना काउंसिल के अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति उसके पास थी। इस अध्यादेश की जो अवधि है, अध्यादेश जो अवधि है मात्र 6 महीने है। मात्र 6 महीने अध्यादेश जो जारी करेगा आपातकाल में, उसकी जो समय सीमा या अवधि है वो मात्र 6 महीने मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1892 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि। ये गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे? अब इसलिए वही इंडियन लोग होंगे, क्योंकि उनको दिखाना है ना कि मतलब भारतीयों को भी सरकारी नौकरी में उनको नियुक्त किया जा रहा है, उनको भी साथ लिया जा रहा है, उनके अधिकारों का भी ध्यान दिया जा रहा है। उनके अधिकारों को भी सिर्फ वही है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ, दिखावे के लिए गैर सरकारी मतलब अतिरिक्त सदस्यों में वृद्धि की जा रही है। उसके बाद इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि। अब कैसे? इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर बहस और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर। इसमें कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार। उत्तर देने का अधिकार, अधिकृत उत्तर देने का अधिकार मिला इसको। उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, समिति और चुनाव का प्रावधान। विधान परिषद केंद्रीय और
केंद्रीय और प्रांतीय दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति समिति और चुनाव का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो चुनाव शब्द है, ये अधिनियम में नहीं था। चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया। ये आप स्टार बना के लिखिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है और यूपीएससी का तो ये सब ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है। यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है, वो कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसको देखेंगे हम। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, ये दो व्यक्ति थे। ये मार्ले और मिंटो कौन थे? उस समय मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। जो मार्ले थे, इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। मिंटो क्या थे? भारत के सचिव। मिंटो वायसराय थे। अब इसकी विशेषताओं पर अगर नजर डालें, इसमें क्या क्या शामिल थे? केंद्रीय विधान परिषद में संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में संख्या में क्या किया गया? वृद्धि। कितने? 16 सदस्य डायरेक्ट 60 सदस्य हो गए। 16 सदस्य से डायरेक्ट 60 सदस्य हो गए। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति मिली। उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछना, नेक्स्ट पॉइंट है अनुपूरक प्रश्न पूछना। बजट का संकल्प रखना। बजट पर संकल्प रखना। उसके बाद यहाँ पर नोट करके लिखिए एक पॉइंट। बजट व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में बजट व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में शुरू किया गया। 1860 में शुरू किया गया। पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की परिषद में
इसमें पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की परिषद में गवर्नर की परिषद में सदस्य बनने का प्रावधान आया या एसोसिएशन बनने का प्रावधान आया। सदस्य या यहीं पर लिख लीजिए एसोसिएशन। उसके बाद इसमें हम देखेंगे पहले कौन इसमें बने? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य। वायसराय के परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य। उन्हें विधि सदस्य बने। उन्हें कौन सा पद मिला? विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य बनाया गया मतलब कानून के बारे में जो सब बनता है वो सब बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पद किसको सबसे पहले मिला? सत्येंद्र कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इनको वायसराय के परिषद में विधि सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। सबसे पहले ऐसे भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पृथक के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। यहाँ पर देखेंगे पृथक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान का मतलब है मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम लोग ही चुनाव कर सकते हैं। मुस्लिम सदस्य का चुनाव केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की। सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की और वैधानिकता प्रदान की। उसके बाद लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को
सांप्रदायिक, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है इनको। इस अधिनियम में इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। उसके बाद इसके आगे जो अधिनियम, जो एक्ट आएंगे उसको हम देखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में जितने सारे एक्ट थे, अधिनियम थे इंपॉर्टेंट, उसको नेक्स्ट सेशन में ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जो संविधान बनने की प्रक्रिया है उसको देखेंगे। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई संविधान बनने की, लोगों के अंदर या कहें कि भारतीयों के अंदर जो संविधान बनने की उनको अपने अधिकार के बारे में जो उनको जागरूक किया, जो उनको प्रेरित किया, उसको हम देख रहे हैं। यहीं से उन सबको ये जानकारी मिली, यहाँ से प्रेरणा मिली एक हिसाब से कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। इसकी मांग तो बहुत पहले से कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित था, आम लोगों तक सीमित नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।